आज से हम लोग मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मेरा सेट्स। अब ये सेट्स क्या है? तो सेट्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो सेट्स आर, आप कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट्स आर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जब मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का एक साथ कलेक्शन कर देता हूं और अगर वो वेल डिफाइंड है तो मैं बोलूंगा कि वो सेट। अब यहाँ पर ये वेल डिफाइंड क्या है? ठीक है, सारी चीजें तो मेरी सेट्स नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, सिर्फ वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का, उसी को मैं सेट्स बोलूंगा। ठीक है, अब ये वेल डिफाइंड क्या है? तो देखिए, वेल डिफाइंड अगर मैं एक आसान भाषा में बोलूँ, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर यूनिवर्सली एक ही हो जाए, यूनिवर्सली एक ही हो, सॉरी, तो मैं बोलूंगा कि भैया वो सेट है। अगर मैं उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर लूं तो मैं बोलूंगा कि वो सेट्स है, मतलब वो वेल डिफाइंड है। अब ये कैसे होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने लिखा क्वेश्चन, नेम ऑल दी वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा कि भैया आप मुझे इंग्लिश अल्फाबेट्स में जितने भी मेरे वॉवल्स हैं, आप प्लीज आप बताएं मुझे। तो किसी से भी क्वेश्चन पूछ लूंगा तो मैं बोलूंगा ए ई आई ओ यू, वो यही आंसर बोलेगा। आप किसी से भी पूछ लीजिए तो वो बोलेगा कि भैया 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही मेरे वॉवल्स हैं। वर्ल्ड वाइड आपको यही आंसर मिलने वाला है। तो मैं बोलूंगा कि भैया ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब इनको मैं सेट्स बोल सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं। राइट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। राइट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो आप किसी से भी पूछ लीजिए, सब 1 2 3 4 और 5 ही लिखेंगे, क्योंकि पहले 5 नेचुरल नंबर तो यही होते हैं। तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि भैया ये मेरा सेट्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा राइट एनी 3 नेचुरल नंबर्स। मैंने लिखा राइट एनी 3 नेचुरल नंबर्स। तो जितने लोगों से भी आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि सब एक ही आंसर दें। हो सकता है एक जना लिख दे 1 2 3, ठीक है, वहीं दूसरा जना लिख दे 4 5 6, तीसरा जना लिख सकता है 1 2 4। तो इस केस में मेरा आंसर डिफर करेगा, सॉरी। तो मैं बोलूंगा कि भैया ये जो चीज है ये मेरी सेट्स नहीं होती है, क्योंकि ये मेरा एक कलेक्शन नहीं है ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। चलिए, ये चीज आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं सेट्स के चैप्टर में। सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, या आप इसको रूल्स कह सकते हैं, जो भी बोल लीजिए। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट। कभी भी आप जब सेट्स बनाएंगे तो आपको उसको
कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, देखिए ए से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे एन से किया, एन से किया, एन से किया, एन से किया। ठीक है, आपको किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट से आपको सेट्स को रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपको हमेशा या तो ए इक्वल टू, या तो बी इक्वल टू, या तो सी तो आप नहीं ले सकते, डी इक्वल टू, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। कुछ अल्फाबेट स्पेसिफाइड है कि आपको वो अल्फाबेट उन्हीं चीजों के लिए यूज करना है, जैसे जो मेरा कैपिटल एन है, जो मेरा कैपिटल एन है, ये हमेशा मेरा यूज होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर वो नंबर है जो मेरे 1 2 3 4 और 5 से करते हैं। ठीक, तो जब भी आपको सेट्स के क्वेश्चन में एन दिख जाए तो समझ जाइएगा कि बात हो रही है नेचुरल नंबर। दूसरा जो मेरा अल्फाबेट है वो है मेरा, मैं बताता हूँ, क्यू। जेड क्या होता है? जेड होते हैं मेरे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी जाते हैं, मतलब +-1, +-2, +-4, +-8, +-इंफिनिटी तक दोनों जाएंगे। ठीक है, जिसमें प्लस वाले नंबर भी आते हैं और मेरे माइनस वाले नंबर भी उसमें आते हैं। तो अगर आपको z दिख जाए तो समझ जाइएगा कि बात इंटीजर्स की हो रही है। ठीक है, सेट्स में हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स को सेपरेट किया जाता है। तो अगर आपको z प्लस दिखे तो समझ जाइएगा कि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, अगर z माइनस दिखे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स की बात। नेक्स्ट मेरा जो अल्फाबेट आता है वो आता है मेरा क्यू का। तो ये जो क्यू है, क्यू यूज होता है मेरा रैशनल नंबर के लिए। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर मेरे वो नंबर होते हैं जिसको मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ध्यान देने वाली बात यह है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हो सकता है, न्यूमरेटर हो सकता है, डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 2/3 ये भी मेरा रैशनल नंबर है, 3/7 ये भी मेरा रैशनल नंबर है, 3, अब बताइए क्या 3 मेरा रैशनल नंबर है? ये भी मेरा रैशनल नंबर है। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता है मैं उसको अपॉन 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसलिए 3 भी है, वो भी मेरा रैशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल नंबर में भी मेरे प्लस के भी नंबर आते हैं, मेरे माइनस के भी आते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्यू प्लस की बात करूं तो मेरे पॉजिटिव रैशनल नंबर, और माइनस की बात करूं तो मेरे वो हो जाएंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट आता है मेरा आर। आर जो है वो आते हैं मेरे रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको मैं नंबर लाइन में प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, वो सारे के सारे नंबर जिसको मैं नंबर लाइन में प्लॉट कर सकता हूँ उन्हें मैं बोलता हूँ रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। अब रियल नंबर में मैं नेचुरल नंबर भी प्लॉट कर सकता हूँ, होल नंबर भी प्लॉट कर सकता हूँ, मैं इंटीजर्स भी प्लॉट कर सकता हूँ, मैं रैशनल नंबर भी प्लॉट कर सकता हूँ, मैं इररेशनल नंबर भी प्लॉट कर सकता हूँ। इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको मैं p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता। ठीक है, नॉर्मली इसमें मेरे अंडर रूट वाले आते हैं, √2, √3, या जो मेरा पाई हो गया। तो इसको इररेशनल नंबर को भी मैं
नंबर लाइन में प्लॉट कर सकता हूँ, ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है। तो बेसिकली रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आते हैं, तो इसको मैं हमेशा आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक, अगेन अगर पॉजिटिव है तो आर प्लस, नेगेटिव है तो आर माइनस। तो ये जितने भी मेरे अल्फाबेट्स हैं जो अभी डिस्कस करे हैं, एन हो गया मेरा, जेड हो गया, क्यू हो गया या आर हो गया, ये पूरे के पूरे स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए स्पेसिफाइड है। ठीक है, इन्हीं नंबर्स के लिए स्पेसिफाइड है। एक अल्फाबेट और है जो कि होता है मेरा सी। ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए रिप्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये हम आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दी, जो सी अल्फाबेट है वो हमेशा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज होता है। तो पहला रूल हमने पता चल गया। जो फर्स्ट रूल था कि इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट। ठीक है, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो मेरा रूल है वो ये कहता है कि सेट्स का जो दूसरा रूल है वो ये है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स। आपको हमेशा इसको कर्ली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करना है। आप इसको और किसी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किसी और से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। रूल नंबर 3, तो जो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर AEIOU लिखा है। जितना भी मैंने इसमें कुछ लिखा है इसको मैं या तो ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं मेंबर भी बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट्स हो गया, मेंबर्स हो गया, या मैं एलिमेंट भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा जाता है उसे या तो मैं ऑब्जेक्ट, मेंबर्स या एलिमेंट बोलता हूँ। ठीक, थर्ड, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। एलिमेंट्स के जो ऑर्डर होते हैं ना वो सेट्स में मैटर नहीं करते हैं। इसका ये मतलब है, जैसे वही ऊपर वाला क्वेश्चन था कि नेम 5 वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अगर किसी बच्चे ने AEIOU लिखा है और किसी दूसरे बच्चे ने लिखा है OIAEU, तो क्या ये गलत है? ये भी तो हो सकता है OEIAU, वो कैसे भी बोले, वो किसी भी लेटर को पहले बोले, किसी भी लेटर को लास्ट में बोले, वो गलत तो नहीं होगा। इसलिए सेट के में ऑर्डर जो है, एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। क्लियर हुआ? चलिए, अब मैं आपको एक सेट लेके बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हमें पता है हमारा जो आंसर होगा 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। ठीक है, अब इसमें जो 3 है, क्या 3 इस सेट का पार्ट है? जी हाँ, 3 इसका सेट का बिल्कुल पार्ट है। तो मैं बोलूंगा 3, एक ई का साइन बनाऊंगा और लिखूंगा एन। अब इस ई का क्या मतलब होता है? ये जो ई है इसका मतलब होता है बिलोंग। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स। मैं बोल रहा हूँ 3 बिलोंग्स टू एन। इसका ये मतलब है 3 जो है वो इस सेट का पार्ट है। अच्छा, क्या 6 इस सेट का पार्ट है? नहीं है। तो मैं कैसे लिखूंगा? 6 डज नॉट बिलोंग टू एन। ठीक है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। मुझे
ऐसे ही लिखना है, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखना है कि 3 बिलोंग्स टू n या 6 डज नॉट बिलोंग्स टू n। मुझे यहाँ पर मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज करनी है, मतलब मुझे इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये चीज आपको क्लियर हुई? चलिए अब हम आते हैं सेट्स में। एक होता है मेरा रोस्टर फॉर्म, इसको मैं टेबुलर फॉर्म भी बोलता हूँ, और दूसरा आता है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक होता है मेरा रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है मेरा सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या होते हैं, देखिए रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं आंसर। इसमें क्वेश्चन गिवन होता है और मुझे आंसर निकालना होता है। और सेट बिल्डर फॉर्म बिल्कुल उल्टा होता है, मुझे मुझे आंसर गिवन होगा और मुझे क्वेश्चन फॉर्म करना। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन इज फॉर्म और इसमें आंसर इज गिवन। मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रोस्टर फॉर्म समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ रोस्टर फॉर्म। तो देखिए, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं लिखूंगा a इक्वल्स टू, इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट होता है, करली ब्रैकेट, पहला आ गया 3, फिर आ गया 6, फिर आ गया 9, फिर आ गया 12, फिर आ गया 15। ठीक है, ये इसके पहले 5 मल्टीपल हो गए। अच्छा, इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरा जो आंसर है वो गलत नहीं होगा, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, दोनों आंसर मेरे ठीक है। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए मैंने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है आपको आंसर लिखना। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, राइट एनी 5 अल्फाबेट्स। ठीक है, राइट एनी 5 अल्फाबेट्स। तो आप कुछ भी ले लीजिए, WVXYZ। ठीक है, या ADFHM, आप कुछ भी लिख लीजिए, मुझे 5 लिखने हैं कोई भी। ठीक है, तो ये जो है ये मेरा या तो रोस्टर फॉर्म है या मेरा ये टेबुलर फॉर्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में ना मुझे आंसर गिवन होगा और मुझे क्वेश्चन को फ्रेम करना है। जैसे मुझे गिवन है a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 डॉट 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 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे इस डॉट 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 का मतलब है सो ऑन, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये चले आ रहे हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए आप लिखेंगे a इक्वल्स टू x, ये लगाएंगे। देखिए दो तरीके हैं, मैं दोनों बता दूंगा इसमें। इक्वल्स टू x। अच्छा, इसका मतलब होता है सच दैट, इसका भी मतलब होता है सच दैट x is such that x is multiple of 2। ठीक है, x is such that x is a multiple of 2। अब ये भी हो सकता है कि x is such that x is an even number, x is such that x is an even number। ठीक है, तो आप इसमें से कुछ भी लग सकते हैं।
दूसरा आंसर इसका हो सकता है x is such that x belongs to 2n. x is such that x belongs to 2n. अब इसका क्या मतलब हो गया? देखिए n मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है, क्वेश्चन बन गया x is such that x belongs to 2n, मतलब अगर मेरा n 1 है तो आंसर आ जाएगा 2, अगर n मेरा 2 है तो आंसर आ जाएगा 4, n को मैं 3 पुट करूंगा तो 6, 4, 8, 5, 10, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट टेक्निकली अगर आप इसको लिखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा छोटा भी है और ये अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। चलिए, a is equals to 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसका कैसे बनेगा? मैंने लिखा x is such that x belongs to n. x is such that x belongs to n where x is less than equal to 5. x is such that x belongs to n such that x is less than or equal to 5. यहाँ पे n का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x is such that x is first 5 natural